Guys. So, welcome to the third online lecture of industrial drives. Before I go into detail of today's lecture, आज के लेक्चर के प्रेजेंटेशन स्लाइड्स नहीं होंगे क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी टेक्निकल है। तो मैंने आपको आपकी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए इसको पेजेस के ऊपर लेक्चर को क्योंकि इसमें डायग्राम्स भी हैं तो मैंने वो ड्रॉ करके और लिख के तो उसके मैंने पिक्चर्स अपलोड किए हैं। इसके हैंडआउट्स दो किस्म के हैं। एक, अगर किसी को पिक्चर पसंद है तो मैंने अपनी हैंड राइटिंग वाले जो नोट्स बनाए हैं उसके पिक्चर भी डाल दिए हैं, जो कि आपको इस फॉर्म में मिलेंगे, ये 1 2 3 4 5। और अगर किसी को ये नहीं पसंद तो मैंने इन पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके ये एक सॉर्ट ऑफ इसका हैंड आउट भी बना दिया है। ये ब्लैक एंड वाइट में है, ये देखें। और ये जो बाकी हैं ये आपको सॉर्ट ऑफ पिक्चर की फॉर्म में मिलेंगे, ये देखें। ठीक हो गया। वन इसी तरह इसको आप आगे ले जाते जाएं तो आपको 5 पिक्चर्स इस तरह की मिलेंगी। सो लेट अस स्टार्ट with the today's lecture. I will follow the black and white version क्योंकि इसमें ज़रा आपको, अगर आप मोबाइल में भी देखेंगे तो आपको ये बहुत क्लियरली नज़र आएगा। तो हमारा एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम ब्रेकिंग कहते हैं। ब्रेकिंग का मैंने आपको शुरू में इसकी डेफिनेशन बताई हुई थी कि ब्रेकिंग हम कहते हैं किसको हैं। जिसको नहीं पता तो मैं एक मरतबा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। ब्रेकिंग, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ब्रेकिंग हम किसी मशीन के स्टॉप करने को हम इसको ब्रेकिंग कहेंगे। तो ब्रेकिंग के हमारे पास दो इकसाम होती है, एक मैकेनिकल ब्रेकिंग है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है। मैकेनिकल ब्रेकिंग हमारे पास क्लासिकल टेक्निक है। मैकेनिकल ब्रेकिंग में क्या होता है कि आप फिज़िकली कोई चीज़ मूविंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले आते हैं, तो वो जनरली ड्यू टू फ्रिक्शन उसकी स्पीड को कम करता है। इससे मतलब इसका क्या हुआ, इससे मुराद ये है कि लेटर से अगर आप किसी बाईसाइकिल के ऊपर राइड कर रहे हैं, आप बाईसाइकिल को चला रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप जैसे ही उसके हैंडल में जो ब्रेक होता है उसको दबाते हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले वाले व्हील पे या अगले वाले व्हील पे अगर आप फ्रंट व्हील को ब्रेक प्रेस करते हैं या बैक व्हील का ब्रेक आप लगाते हैं, तो जिस व्हील का भी ब्रेक आप लगाएंगे तो एक रबर का पैड सा आपके टायर के साथ कनेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा उसके जो टायर का जो रिम होता है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है फिजिकली। तो वो क्या करता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन उस मूविंग व्हील को स्लो डाउन करता है। अब ये चीज़ जो है मॉडर्न टेक्निक्स में इस चीज़ को कपल किया जाता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग से। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग वो उसको कहते हैं कि हम ब्रेकिंग का हम हमारे पास जो नेट ऑब्जेक्टिव जो हमने अचीव करना है वो हमने उस मशीन को स्टॉप करना है। लेकिन यहाँ पे हम मशीन को स्टॉप कैसे करते हैं? हम उसको थ्रू इलेक्ट्रिकल मीन्स स्टॉप करते हैं। अब थ्रू इलेक्ट्रिकल मीन्स कैसे स्टॉप करते हैं? हमने इसका मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि जब मशीन आपके पास जो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, आपने किसी तरीके से उसके टॉर्क को रिवर्स करना होता है। जब टॉर्क आप रिवर्स कर देंगे तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपने इसको स्टॉप कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का हमारे पास फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का है वो हमारे पास हाइब्रिड गाड़ियों में या जो एफिशिएंट गाड़ियां हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि आप अगर लेटस से कुछ लड़के जो हैं अगर वो गाड़ियों का शौक रखते हैं, तो आप मर्सिडीज़ बेंज S500 सीरीज़ देख लें, उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है। उस इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का फ़ायदा क्या होगा कि आप जैसे ही ब्रेक के ऊपर पाँव रखते हैं तो उसमें फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि इंस्टेड कि वो एनर्जी वेस्ट हो जाए ब्रेक में, तो वो उस एनर्जी को उल्टा उस चीज़ में इस्तेमाल कर देता है कि अगर हम उसको वेस्ट करें तो हम उसको क्या करते हैं, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं और उससे बैटरियाँ चार्ज कर जाते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट लुक्स वेरी स्ट्रेंज बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आपको मैंने बहुत शुरू में आपको मैं बताता था कि इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर
दीज आर टेक्निकली वन एंड द सेम थिंग, लेकिन फंक्शन इसका सिर्फ डिफरेंट है। फंक्शन कैसे डिफरेंट है कि इलेक्ट्रिकल मोटर में आप इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट आपको मैकेनिकल मिलता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आप इनपुट मैकेनिकल देते हैं और आउटपुट आपको इलेक्ट्रिकल लगता है, इलेक्ट्रिकल मिलता है। तो उस वक्त आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रेंज समझते थे, लेकिन आज वो टाइम आ गया कि इस कॉन्सेप्ट को फर्दर हम मज़ीद एलेबरेट करें। अब ये जो मैं बात करता था आप लोगों को, इससे मतलब क्या होता था। अब देखें, गाड़ियों में आजकल ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो अभी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में आपके पास क्या होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब आप मैकेनिकल ब्रेक प्रेस करते हैं तो देखें आपकी गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है या जितनी भी उसकी एनर्जीज होती है वो ज़ाया हो जाती है। क्यों ज़ाया हो जाती है? क्योंकि आपने उसको फोर्सफुली रोक दिया है। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि वो जो एनर्जी है उसको किसी तरीके से ट्रांसफ़र कर लें, कि वो इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी दूसरी यूज़फुल एनर्जी प्रोड्यूस कर ले, क्योंकि है तो एनर्जी ही। और आपको पता है कि वन टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करते हैं कि देखें, मेरे मेरे पास रहें। अब देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दूँ। ये देखें, लेट अस अज्यूम कि ये मेरे पास एक व्हील है और इसको मैं, ये इसके एक्सल के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे अज्यूम करें कि ये एक किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड है। लेट अस अज्यूम कि ये डीसी मोटर के साथ कनेक्टेड है। सो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है मेरा, ये वाला, ये मेरे पास व्हील है। और ये वाला जो पार्ट है ये मेरे साथ एक डीसी डीसी मोटर है, ठीक है। और अज्यूम करें आप कि इसके अंदर जो एक्साइटेशन प्रोड्यूस हो रही है वो परमानेंट मैग्नेट्स के थ्रू हो रही है। नाउ इसके अंदर, इसके शाफ्ट, ये जो मेरे पास जो डीसी मशीन है, इसकी जो अंदर जो है आपको कुछ फील्ड वाइंडिंग्स भी आपको, फील्ड वाइंडिंग नहीं, आपको फील्ड वाइंडिंग तो हमने परमानेंट मैग्नेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अंदर जो शाफ्ट होगी उसके ऊपर भी कोई वाइंडिंग होगी, जिसको आप आर्मेचर भी कह सकते हैं, जिसको आप रोटर भी कह सकते हैं। एक टाइम में अगर आपको याद हो तो मैं आपको हमेशा ये कहता था कि आर्मेचर और रोटर को अज्यूम करें कि ये एक ही चीज़ है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों एक ही चीज़ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये रोटर और आर्मेचर जो है, पढ़ाई में हम इसको डिफरेंट इसलिए लेते हैं कि एक मोटर के लिए यूज़ होता है और एक जनरेटर के लिए यूज़ होता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको क्यों कहते थे कि इसको टेक्निकली एक ही चीज़ अज्यूम करें। अब देखें, लेट अस से कि ये वाला जो डीसी मोटर है ये इस व्हील को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। इस व्हील को ये ड्राइव करता है। मैं ये एरो हेड भी बना देता हूँ। ये वाला जनरेटर इस वाले व्हील को ड्राइव कर रहा है। अब अगर मैं ऐसा कर लूँ कि यहाँ पे जो मोटर है इसकी सप्लाई वोल्टेज को काट दूँ। दोबारा सुने, मैं इस मोटर की सप्लाई वोल्टेज को मैं काट देता हूँ। काटने से क्या होगा कि इसको एक्सटर्नली किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। और सिंस ये मोटर जो है इस व्हील के साथ कनेक्टेड है तो मैं एक्सटर्नली इस व्हील को मैकेनिकली किसी तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या होगा, इस मोटर में दोबारा से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। और जब ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या होगा, ये एज अ जनरेटर एक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। तो क्या मैं इस जो यहाँ पे अभी जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैं इसके साथ ऐसा टेक्निक कर लूँ कि इस बिजली को मैं किसी, लेट अस अज्यूम ये वाला पार्ट जो है आपको किसी बैटरी को दिखा रहा है, मैं यहाँ से तारे ले जाऊँ और इस बैटरी में इंस्टॉल कर दूँ, तो क्या ये आपका एक सॉर्ट ऑफ जनरेटर असेंबली नहीं बन जाएगा? ठीक है। तो होता अभी यही है कि आप क्या करते हैं कि जब आपका लेटस से एक मोटर जो है वो एक व्हील को ड्राइव कर रहा है, तो आप क्या करते हैं कि सडनली उसका जो है सप्लाई काट देते हैं। और जो व्हील जो मूव कर रहा है ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या ड्यू टू इट्स इनर्शिया, तो वो क्या करता है, वो एक्ट करता है कि
एज अ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडर टू दिस जनरेटर। तो जब वो इस जनरेटर को रोटेट करता है तो आपको पता है कि जैसे ही आप जनरेटर को रोटेट करेंगे तो आपकी जो मैकेनिकल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती जाएगी, बिकॉज यू आर डूइंग सम एफर्ट टू रोटेट दैट शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। और दूसरी बात यह है कि जो बैटरी की रेजिस्टेंस होगी तो वो भी उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि बिकॉज यू आर नाउ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड कि आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप एनर्जी कंज्यूम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली व्हील भी स्लो डाउन होता जाएगा। तो आपको फ़ायदा क्या हो गया कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी इंस्टेड। अगर आप यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेक लगाते तो आपकी जो टायर की एनर्जी होती वो ज़ाया हो जाती। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, अब हमने ये कर दिया कि हमने टायर की एनर्जी को इंस्टेड कि हम उसको वेस्ट करते, हमने उसको स्लो डाउन करके और उसी स्लो डाउन की वजह से हम उससे बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आजकल जितनी भी मॉडर्न गाड़ी आती हैं उसमें इस किस्म का ब्रेकिंग इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसीलिए वो गाड़ियाँ ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि पहले जो गाड़ियाँ जो एनर्जी को ज़ाया करती थी, अब इस एनर्जी को हम दोबारा से रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी गाड़ियाँ जो बैटरी ड्रिवन है या जो डुअल ड्रिवन है जिसमें इंजन भी है बैटरी भी है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल सी दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इन देयर। आपको अगर ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है तो आप ज़रा मर्सिडीज़ बेंज के एस सीरीज़ में जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं लाइक 500 एंड ऑनवर्ड्स, आप उसमें ये देख सकते हैं। यूट्यूब पे उसकी काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप ज़रा देख लें इसको तो आपको ये फर्दर डिटेल में भी समझ आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज जस्ट द ब्रीफ ओवरव्यू कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एलेबरेट करते हैं। हाँ, इस चीज़ की एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन भी सुन लें। और लिमिटेशन को इसको हम क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिकल ब्रेकिंग में आपके साथ क्या एक फ़ायदा होता है कि आप जैसी ब्रेक को प्रोड्यूस करते हैं आपकी गाड़ी सडनली स्टॉप पे आ जाती है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि यू विल यूज़ एक्स्ट्रा एफर्ट, लाइक एक्सटर्नली आपको और भी काम करने पड़ेंगे ताकि आप इस गाड़ी को एक सडन स्टॉप की पोजीशन में ले आएँ। क्यों? क्योंकि आपके तो 4 व्हील्स हैं, व्हील्स काफ़ी भारी होती हैं, तो अगर आप उसके ऊपर जनरेटर वाला ये जो हम सेकंड इसका ऑप्शन दे देते हैं, तो आपकी गाड़ी सडन ब्रेक नहीं लगा सकेगी, क्योंकि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी सारी लूज़ करेगी, उसके बाद जो है वो सडन ब्रेक की तरफ आएगी। तो ये एक इसका लिमिटेशन है कि आप सडन ब्रेक नहीं लगा सकते, लेकिन इस सडन ब्रेक को हम अचीव करने के लिए हम उसके साथ-साथ अगेन मैकेनिकल ब्रेक को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? तो ये इसका एक लिमिटेशन है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के 3 हमारे पास अक़साम हैं, उसको डिटेल में देखते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया इस चीज़ को हम अचीव कैसे करते हैं। अब इसको देख लें। Okay, so we have 3 types of braking system in electrical braking. Number 1 is rheostatic or dynamic braking. Number 2 is plugging. Number 3 is regenerative braking. Now, for a rheostatic braking, हम यहाँ पे क्या करेंगे? Rheostatic braking is one of the simplest method that we can use for electrical braking. Rheostatic braking को हम dynamic braking भी कहते हैं। लेफ्ट साइड पे देखें, आपको एक शंट मोटर की डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये देखें। ठीक हो गया? अब दिस इज़ अ नॉर्मल शंट मोटर, इसमें कोई ख़ास ऐसी कोई साइंस नहीं है। आप कोई मैंने यहाँ पे जो है शंट मोटर को लिए हुआ है और उसको हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक ब्रेक में रियोस्टेटिक ब्रेकिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम आई के से डिनोट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है। एंड लेट अस से योर मोटर इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। IA इज़ द आर्मेचर करंट एंड EB इज़ द बैक EMF, और ये नीचे आपके पास शंट की तरफ जो है वो करंट उसका शो कर रहा है, और फाई SH जो है ये भी इसी तरह जा रहा है। ठीक है, सो शंट मोटर को देखें। नाउ लेट अस से वी वांट टू अप्लाई रियोस्टेटिक ब्रेकिंग हेयर। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सप्लाई को स्विच ऑफ करेंगे। अब सप्लाई को जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपका जो आर्मेचर कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। हम
जब आर्मेचर के कनेक्शन को ख़त्म कर देंगे तो बीच में हम क्या करके ले आएंगे कि एक सुटेबल रियोस्टेटिक रेजिस्टेंस सीरीज़ में अटैच कर देंगे। नीचे इस डायग्राम में देखें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये देखें ये। अब जब आप इसकी सप्लाई वोल्टेज को ख़त्म कर देंगे और बीच में आप एक रियोस्टेटिक रेजिस्टेंस को लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो आप खुद सोचें कि अब क्या होगा कि जो इसका बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, तो उससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता इस रेजिस्टेंस में एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। जब रेजिस्टेंस में एब्जॉर्ब होता चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ईबी आखिर में ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा, सो व्हाट विल यू गेट, आपके पास नेट में ज़ीरो वोल्टेज आ जाएगा। तो हमने किया क्या कि हमने नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं रियोस्टेटिक ब्रेकिंग को, कि सबसे पहले हम इसका आर्मेचर टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हम रियोस्टेट को इंसर्ट कर देते हैं। जब ये हम काम करते हैं तो डेफिनेटली जब आप बैक ईएमएफ से सप्लाई लेंगे तो आपके पास टॉर्क भी नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। जब नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वो आपके पॉजिटिव टॉर्क को पोस्ट करेगा, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली मोटर स्टॉप हो जाएगी। नाउ let us consider another technique that is called plugging. प्लगिंग में आप थोड़ा सा एक एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह की डायग्राम है जो फर्स्ट वन है, लेकिन यहाँ पे आप देखें, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल मैं आपको ज़रा ये बता दूँ, ये देखें, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम सप्लाई वोल्टेज को तो काटेंगे, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि ये जो टर्मिनल्स हैं इनको भी रिवर्स कर देंगे। सेकंड डायग्राम में देखें, पहले मेरे पास ए टॉप लाइन के साथ कनेक्टेड था, अब सेकंड डायग्राम में देखें ए मेरे पास बॉटम लाइन के साथ कनेक्टेड है और बी मेरे पास टॉप पे कनेक्टेड है। पहले क्या था, बी मेरे पास नीचे कनेक्ट था और ए मेरे पास ऊपर कनेक्ट था। अब कनेक्शंस को मैंने रिवर्स कर दिया, ये देखें, ए नीचे आ गया और बी ऊपर चला गया। तो प्लगिंग में हम सिंपल सिर्फ ये काम करते हैं कि ऑटोमेटिक ऑफ कोर्स हमने सप्लाई तो काटनी है, लेकिन हम मोटर के टर्मिनल्स को भी अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वही तरीका जो हमारे पास जो बैक ईएमएफ से जो हम करंट डिराइव करेंगे, तो वो आपके पास इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में। अच्छा, प्लगिंग में एक चीज़ याद रखें कि कुछ जगहों पे आपके पास जो है सप्लाई जो आपकी वोल्टेज होगी उसको उन्होंने रखा होता है, लेकिन ये बहुत रेयरली मैंने इस तरह ये देखे, लेकिन मैं इसको एक डिस्कशन बोर्ड पे देख रहा था जिसमें उन्होंने फिर भी इसको सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट द वे दैट आई विल प्रेफर कि आप इसका जो सप्लाई वोल्टेज है उसको काट दें, क्योंकि वाई, बिकॉज here we want to produce negative torque and we want to stop the object immediately. So there is no point कि आप ऐसी चीज़ें रखें कि जो आपकी गाड़ी की रोटेशन को या गाड़ी की मूवमेंट को फर्दर इन्हेंस करें। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप इसको ज्यूम करें या आप इसको हमेशा याद रखें कि जब प्लगिंग में है तो हम इसकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी काटेंगे, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज को अगर आप नहीं काटते तो ऑटोमेटिकली फिर आपका जो है उसी तरह एक फोर्स जो है उसको पुश करेगी और एक जो बैक ईएमएफ है वो उसको पुल करेगी, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली आपस में कैंसिल आउट होती जाएंगी। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज़ व्हाट आई रिकमेंड कि आप हमेशा इसकी सप्लाई वोल्टेज को काटें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टेक्निक इसकी बहुत जल्दी स्टॉप में आ जाएगी, ओके। So the concept remains the same as was with the rheostatic braking, but the only difference here is what you need to do. You need to uh, revert the or you have to reverse the connections of the motors. So let us see what happens. Reverse the terminals. Armature current is reversed, produces negative torque. जब आप कनेक्शन को रिवर्स टर्मिनल्स में ले जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि आर्मेचर करंट जो है वो रिवर्स में चली जाएगी, प्रोड्यूसेस नेगेटिव टॉर्क। जब ऑटोमेटिकली आप इसकी करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो ये आपका नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करेगा।
एंड द मोटर कंटिन्यूज इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कुछ जगहों पे इसको ये क्यों कहा जाता है कि आप इसके साथ जो है आप इसको ज़रा ये मैं भी फर्दर एलेबरेट आपको कर देता हूँ कि सप्लाई काटते हैं और कुछ जगहों पे कहते हैं कि नहीं सप्लाई ना काटें। ज़रा इसको भी यहाँ पे देख लें। लेट अस से अगर मैं ये कहता हूँ कि सप्लाई मत काटें, तो देखिए जब सप्लाई नहीं काटूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास सप्लाई वोल्टेज भी होगा और बैक ईएमएफ भी होगा डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है, सिर्फ ई बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। ये क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने ये क्लियर कट कह दिया है कि यहाँ पे आपने सप्लाई वोल्टेज काट देना, ठीक है, तो इसलिए आपका वी यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप वी तो आपके पास सप्लाई वोल्टेज तो रहती है, लेकिन आप क्या कर देते हैं, आप यहाँ पे कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। ये एक केस है। और दूसरा केस जो मैंने आपको बताया हुआ है कि सप्लाई वोल्टेज को ख़त्म कर दें। अच्छा, अगर आप सप्लाई वोल्टेज को लेट अस से ख़त्म कर देते हैं तो ये केस आपके पास ऑलमोस्ट दोबारा ये वाला केस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सप्लाई वोल्टेज को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये खैर ये तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बट व्हाट आई वांट यू टू लर्न हियर इज़ कि दोनों में डिफरेंस याद रखें और दोनों टेक्निक्स का ज़रा सा दोनों टेक्निक में ज़रा समझने की कोशिश करें कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखें, अगर आप लेटस से सप्लाई वोल्टेज को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, और आप कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि आपका मोटर अब किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्योंकि आपने सप्लाई वोल्टेज को ही उल्टा कर दिया। जब सप्लाई वोल्टेज को उल्टा करेंगे तो मोटर उल्टा रोटेट करने की कोशिश करेगी, ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपका मसला है, उसको याद रखना है कि आप अगर सप्लाई वोल्टेज को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी मोटर की इंसुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपका सप्लाइड वोल्टेज और बैक ईएमएफ दोनों को बर्दाश्त कर सके। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बेहतर तरीका ये है कि आप प्लगिंग की जगह ऊपर वाला जो मेथड है रियोस्टेटिक वाला उसको इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन एक इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि लेट अस से अगर आप कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो तब ये कनेक्शन को अगर आप रिवर्स कर देते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आप कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो ये रियोस्टेटिक ब्रेकिंग नहीं बनेगी, क्योंकि रियोस्टेटिक ब्रेकिंग की बाय डेफिनेशन उसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आपने सिर्फ सप्लाई वोल्टेज को काट देना। जो लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक मरतबा आपको दोबारा बता देता हूँ। और अगर आप फिर भी इसकी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो मैं आपको जो डिस्कशन क्लास हो गए तो उसमें मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। नाउ लेट अस फॉरगेट कि जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं और एक फ्रेश कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा दे देता हूँ, ठीक है। जो मैंने कि अपनी आपको एक बीच में ऑब्जर्वेशन बताई थी, इफ समबडी इज कंफ्यूज विद दैट सो डोंट फॉलो दैट थिंग बिकॉज दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। ये मैंने आपको वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दी है कि आप फर्दर इस चीज़ को एनहेंस कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस अगेन गेट स्टिक टू द बेसिक्स। प्लगिंग में हम क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज आपकी कनेक्टेड रहेगी, दोबारा से बता रहा हूँ, सप्लाई वोल्टेज आपकी कनेक्टेड रहेगी, सिर्फ आपने मोटर के कनेक्शन को रिवर्स कर देना है। जब मोटर का कनेक्शन आप रिवर्स करेंगे तो क्या होगा कि आपका मोटर नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब रोटेट करने नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन से मुराद अपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा तो वो अपनी प्रीवियस डायरेक्शन को अपोज करेगा। सो व्हाट आर यू गेटिंग, यू आर गेटिंग एन अपोजिट टॉर्क। तो जब अपोजिंग टॉर्क आपको मिलेगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द मोटर विल स्टॉप इवेंचुअली। इसमें हम एक और चीज़ भी साथ में ऐड कर देते हैं कि जब आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चूंकि वो जा रही है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में मोशन अपना कंटिन्यू कर रही है क्योंकि आपने सप्लाई वोल्टेज को नहीं काटा हुआ। सो व्हाट हैपेंस कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे आपका फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ पे आपने एकदम मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई कर देना है। वाई? बिकॉज आपने सप्लाई वोल्टेज को काटा नहीं है,
तो क्या होगा कि मोटर अपोजिट डायरेक्शन में इट विल स्टिल ट्राई टू मूव ऑन। तो लेकिन आपने, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी एक ट्रेन जा रही है और आपने उसमें प्लगिंग से ब्रेक उसमें मार दिया है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को तो आपने ख़त्म कर दिया है, लेकिन जैसे ही वो स्टैंड स्टिल में आ जाएगी तो वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यू हैव नॉट येट स्टॉप द और यू हैव नॉट येट कट द सप्लाई वोल्टेज। आपने सिर्फ मोटर की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। दैट वाज द रीज़न आई वाज सेइंग कि आप इसकी जैसी जब जैसे दैट इज़ द रीज़न जब मैं ये कह रहा था कि आप जैसी इसकी मोटर की पोजीशन ऑलमोस्ट स्टॉप पे आएगी तो आपने सप्लाई वोल्टेज को काट देना है। दिस इज़ वन मेथड। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर फिर भी आप कहते हैं कि नहीं मैं मैकेनिकल ब्रेक को नहीं इस्तेमाल करता, आई डोंट वांट टू यूज़ द मैकेनिकल ब्रेक, सो व्हाट यू नीड टू डू कि जैसे ही आपका मोटर स्टॉप पे आ जाएगा, ठीक है, सो यू नीड टू कट ऑफ दिस सप्लाई वोल्टेज। तो प्रीवियसली जो मैं कह रहा था कि आप इसकी सप्लाई वोल्टेज को ख़त्म करें, तो वो बेसिकली मैं इस सेंस में कह रहा था कि जैसे ही आपका मोटर स्टैंड स्टिल पोजीशन पे आ जाएगा आपने सप्लाई वोल्टेज को ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जब आप जैसी सप्लाई वोल्टेज को ख़त्म कर देंगे तो मोटर आपका बस स्टॉप हो जाएगा, वो फिर फर्दर आप पीछे या अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो द गाइज हु वर कंफ्यूज्ड इनिशियली दे शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड नाउ, क्योंकि मैंने इसको इस टॉपिक को बहुत इलेबरेट कर दिया है। अब भी अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द डिस्कशन क्लास। ओके, नाउ let us come to another okay so what we need to do here, ये steps ज़रा देख लें। रिवर्स द टर्मिनल्स, जब आप रिवर्स करेंगे तो आर्मेचर का करंट रिवर्स हो जाएगा। जब आर्मेचर का करंट रिवर्स हो जाएगा यू गेट नेगेटिव टॉर्क। द फोर्थ पॉइंट, द मोटर कंटिन्यूज इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट एट स्पीड नियर टू जीरो मैकेनिकल ब्रेक इज अप्लाइड। ये इसका क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि सिंस आपने मोटर को अभी भी वो नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रही, तो इसलिए आपने एक मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई कर देना है। अगर आप मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई नहीं करते तो अगेन कमिंग बैक टू माय आइडिया, यू नीड टू रिमूव द सप्लाई वोल्टेज। नंबर फिफ्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटर की इंसुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ को सपोर्ट करे। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो आर्मेचर करंट है उसकी इक्वेशन देख लें, लेकिन इसमें आपको एज सच कोई और डायग्राम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक डायग्राम बना के दे दूँ। देखिए इसमें हम असल में इसमें हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ज़रा ये देख लें। सॉरी मेरी कॉल आ रही थी, ये देखें इसके साथ। देखिए यहाँ पे लेट अस से दिस इज अ हिल। इस हिल के ऊपर ये एक गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखते जाएं इसको। द द द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। लेट्स अज्यूम कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक मूविंग कार है जो कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जैसी ही ये गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि इस पहाड़ की चोटी को जैसे ही ये क्रॉस करेगा और वो नीचे की तरफ आएगा, सो व्हाट विल हैपन कि गाड़ी की स्पीड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फॉर दोज हु से कि ऐसा नहीं होता, तो देखें जब भी आप बाईसाइकिल चलाते हैं और किसी हीली पोर्शन या किसी क्लिफ के ऊपर आप जाते हैं, तो जब आप चढ़ाई जिस वक्त कर रहे होते हैं यू नीड टू सप्लाई
और यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स। लेकिन जैसे ही आप उतराई की तरफ आते हैं तो आपकी साइकिल खुद ब खुद एक्सेलरेट होना शुरू हो जाती है टुवर्ड्स द ग्राउंड। अब इसी गाड़ी को लेट अस से ये पहाड़ की चोटी से जब नीचे आना शुरू करेगी तो क्या होगा कि गाड़ी का जो आरपीएम होगा या गाड़ी जो है एक्सेलरेट करना शुरू कर जाएगी। तो जब गाड़ी एक्सेलरेट करना शुरू कर जाएगी तो क्या होगा कि आपका जो मोटर पहले बैटरी से चल रहा था, तो अब वो मोटर क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेगा कि इंस्टेड के वो बैटरी से सप्लाई वोल्टेज को कंज्यूम करेगा, वो उल्टा जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज़ नाउ प्रोड्यूसिंग मोर वोल्टेज देन द बैटरी। दोबारा देखें यहाँ पे, let us say this is my battery number 1 and let us say this is my battery number 2। now मैं बैटरी नंबर 1 से बैटरी नंबर 2 को चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज माई बैटरी नंबर this is my battery number 1 and this is my battery number 2। now let us say मैं बैटरी नंबर 1 को बैटरी नंबर 2 से चार्ज कर रहा हूँ। ये भी 12 वोल्ट है and let us say at the moment this is somewhere near 1 volt। ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। let us say this is 1 volt and this is 12 volt। तो बैटरी नंबर 1 बैटरी नंबर 2 को तब तक ही चार्ज करता जाएगा कि जब तक ये 12 वोल्ट और ये भी 12 वोल्ट और ये भी 12 वोल्ट आपस में बराबर नहीं होते जाते। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब ये वो इस बैटरी नंबर 2 की वोल्टेज 12 वोल्ट पे पहुंच जाएगी, so what will happen, the charging of this battery number 2 voltage will stop। now let us assume that this battery number 2 due to some reason it gets charged up to 20 volt। so what will happen कि अब बैटरी नंबर 2 बैटरी नंबर 1 को चार्ज करना शुरू कर जाएगी। क्यों? बिकॉज बैटरी नंबर 2 का वोल्टेज बैटरी नंबर 1 से ज़्यादा हो गया। so the same case will be used here in the motor when it comes rolling down the mountain कि जब ये नीचे आता जाएगा तो इसकी मोटर की स्पीड जब ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स एडेड एक्सेलरेशन। सो इंस्टेड कि ये बैटरी से पावर कंज्यूम करे, ये उल्टा खुद बैटरी को पावर देना शुरू कर जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, जहाँ पे आप मोटर की स्पीड से वो ज़्यादा हो गई है और आप इंस्टेड कि वो मोटर वहाँ पे बैटरी कंज्यूम करे तो वो उल्टा खुद बैटरी को पावर देना शुरू कर जाती है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। अभी आपको अगर कोई भी मसला होगा तो हम इसको अगली डिस्कशन क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक हो गया? आई होप देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।